वक्त एके वाजपेयी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं एलजेपीआर से। एके वाजपेयी जी, इस मामले को आसानी से हल किया जा सकता था अगर डिप्टी स्पीकर का पद अगर विपक्ष मांग रहा है तो उसको देने में क्या दिक्कत है। अब देखिए, स्पीकर को लेकर संसदीय इतिहास में परंपरा में पहली बार यह चुनाव होने जा रहा है। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की गवाही देते हैं, संविधान की गवाही देती हैं और संविधान की जो भावनाएं हैं उसका तिरस्कार करते हैं। लेकिन सबको मालूम है कि बड़ी पार्टी है बीजेपी, एनडीए का सरकार मिली है, उनको मैंडेट मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, अपनी कैबिनेट बनाई है, तो हक तो संवैधानिक तौर पे बड़ी पार्टी का ही है ना जी। लेकिन ये करना चाहते हैं, ये अपना ड्रामा कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो करने दीजिए इनको। लेकिन नहीं। राहुल गांधी ने कहा स्पीकर के लिए हमारी तरफ से सहमति थी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो साफ साफ कह रहे हैं कि राजनाथ जी का फोन आया था, उन्होंने सभी विपक्ष के नेताओं से बातचीत की, हमारी तरफ से सहमति थी। हम चाहते थे कि डिप्टी स्पीकर का पद वो विपक्ष को दिया जाए, वो रिवर्ट कॉल का इंतजार करते रहे, कॉल नहीं आया, तब अंत में मजबूरन विपक्ष उतार रहा है स्पीकर के लिए उम्मीदवार। प्रत्युष खरे जी, बड़ी पार्टी गठबंधन जो एनडीए है उसका संवैधानिक हक है अपना स्पीकर अपॉइंट करे। अब उसमें कंडीशन कैसे लगा देंगे विपक्ष वाले? इट कैन नॉट बी कंडीशनल कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। अगर संविधान की बात माननी है, इनको संविधान की दुहाई देते हैं और उसके बाद संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ये कैसे चलेगा? जनता देख रही है, ये बातें चलने वाली बिल्कुल नहीं है। इनकी नीयत साफ नहीं है। इन्होंने पहले ही कहा है कि हम तो संविधान को हाथ में लेके और मखौल उड़ाएंगे। अगर लोकतंत्र की बात करते हो, संविधान की बात तो बनाने दीजिए ना हमको। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि दलित विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। जयराम रमेश ने कहा, जब प्रोटेम स्पीकर के लिए उन्होंने के सुरेश का नाम आगे किया, उन्होंने कहा सिर्फ इस वजह से उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया क्योंकि वो दलित हैं। अरे नहीं, ये तो कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ेंगे। ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे, ये भी तो आरोप लगा रहे हैं ना। जबकि कल भी हम हमेशा ये बात कहते हैं कि संविधान 10 सालों में कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे ये लगे कि हम संविधान के खिलाफ हैं या संविधान के विपरीत काम करते हैं। एक काम बता दीजिए हमको, वो तो बता नहीं पाते। तो इनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, कोई जान नहीं है, कोरी राजनीति, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और वो राजनीति में विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते, और अब तो एनडीए की सरकार है ना, एनडीए की सरकार में हम भी हैं, जेडीयू भी है, टीडीपी भी है और भी दल हैं, तो कम से कम इस तरह के आरोप न लगाइए। ठीक है, सुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुभ्रांश राय, कहां पर जाकर के मामला फंसा? एके वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि भाई संख्या बल के हिसाब से देख ही लीजिए, अब तक यही होता आया है, सत्ता पक्ष को स्पीकर पद मिलता रहा है और हमारे साथ एनडीए के सहयोगी दल हैं, डिप्टी स्पीकर पर भी उन्हीं का हक है। देखिए प्रत्युष, दो बातें हैं। पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी जी जिस संविधान और जिस लोकतंत्र की बात, सुभ्रांश जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर दे देते हैं, ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने नामांकन भर दिया, यानी कि अब तक जो नाम सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में था, आगे चल रहा था कि एनडीए में सहमति बनी है और विपक्षी दलों ने भी सहमति अपनी दे दी है ओम बिरला के नाम पर, तो ओम बिरला ने नामांकन भर दिया। लेकिन यहां पर पेंच ये फंस गया है कि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब हम स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं और वो नाम है के सुरेश का। यह इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। सुभ्रांश राय, क्या मामला आसानी से निपट जाएगा या नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं के सुरेश? देखिए प्रत्युष, दो बड़ी बड़ी बातें हैं। पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी जी को अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलना पड़ेगा। कल अगर आपने विपक्ष के नेताओं से बात करी और उनको आश्वासन दिया, तो आपको आश्वासन अपनी समय सीमा के हिसाब से पूरा करना होता है। फिर वही बात कि हमने आपको वादा तो किया जी 11:15 बजे तक नॉमिनेशन का टाइम है, 12 बजे तक, और हम आपको रिप्लाई बैक ही नहीं करेंगे। हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। सुरेश का नाम आगे किया जाए। तो भी आप सुन रहे थे, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि कहीं भी संसदीय कार्य प्रणाली में, उसकी कार्रवाई में, कहीं नियम में ऐसा नहीं लिखा है कि विपक्ष का ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो। और बड़ी खबर यह है, देखिए के सुरेश ने भी स्पीकर के लिए नामांकन भर दिया है, यानी अब स्पीकर के लिए दो उम्मीदवार हैं। एक तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला है और उसके बाद विपक्ष की तरफ से के सुरेश है। और यह संसदीय परंपरा में पहली बार हो रहा है आजाद भारत में कि अब इस बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा और सब कुछ होगा यहां पर अंकगणित पर, आंकड़ों पर, नंबर गेम पर। सुभ्रांश राय, क्या नंबर्स हैं विपक्ष के पास?
नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं, आज पहली बार कोई दलित का बेटा उस पद के लिए अपना नॉमिनेशन डालने जा रहा है। एक तरफ तो ये बात करते हैं दलित दलित और दलित हितैषी होने, एक इम्पोर्टेंट बात, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर संविधान इस पर पार्टी में लिखा हुआ है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वाजपेयी साहब अब ये बताइए, इसको लेकर जो ये आपसी मनमुटाव या फिर बात करने की कोशिश हो रही है, बात बन नहीं पा रही है, क्या इसको सर्वसम्मति से हल नहीं किया जा सकता था? देखिए, एनडीए की तरफ से तो कोई कोताही बरती नहीं गई है। फौरन मीटिंग बुलाई, राजनाथ सिंह ने बैठ के बातचीत की, इन्होंने कंडीशन लगा दी ना। कंडीशन तो ये लोग लगा रहे हैं और अभी बात कर रहे हैं कि दलित विरोधी। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो मुर्मू साहब हैं, उनका इन्होंने विरोध किया था उनके चुनाव का भी, ये भूल गए क्या? तो मतलब चिट्ठी पे इनकी, पट्टी पे इनकी, ये तो चलने वाला है नहीं। देखिए एक्सपोज हो जाएंगे, पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। बार बार संविधान की दुहाई देने वाले, बार बार लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, जब एक्चुअल काम करने का तरीका आता है तो उस वक्त ये दूसरा स्टैंड ले लेते हैं। आप कह रहे हो कि स्पीकर हम आम सहमति से बनाना चाहते हैं जी, तो ये कंडीशन क्यों लगा दी कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा? मतलब आप कह रहे हैं टीएनसी अप्लाई नहीं होगा इसमें, आप यही कह रहे हैं ना, टीएनसी इसमें अप्लाई नहीं होगा, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगा। मैं रविंद्र का एक बार फिर से रुक करता हूं। रविंद्र, अब क्या हो सकता है? देखिए, स्पीकर के लिए दो उम्मीदवार, दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब या तो इस बीच यह भी मौका है कि कोई एक अपना नाम वापस ले ले, सर्वसम्मति से कोई एक नाम ही आगे जाए, क्या इसकी गुंजाइश है, लग रहा है आपको रविंद्र? देखिए, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 12 बजे तक का समय था। 12 बजे तक ओम बिरला के नॉमिनेशन पेपर, जब प्रस्ताव कहते हैं उसको, नॉमिनेशन पेपर की जगह पर वो भर दिया गया है कई सीटों में, जिसमें खुद अमित शाह भी वहां मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे। दूसरे के सुरेश, जो सुबह से ही यहाँ पर संसद भवन 10 बजे से पहले ही, और अन्य विपक्षी दल भी वहां पहुंचे हुए थे, कई सांसदों को हम लोगों ने देखा था, वो भी पूरी तैयारी करके आए थे। यानी अपोजिशन भी पहले से मन बना के रखा था कि हम डेडलाइन से पहले अपना, अगर बात नहीं होती है सरकार से, तो हम अपना नॉमिनेशन भरेंगे। अब ऑप्शन क्या है कि या तो के सुरेश वापस ले लें, फिर एक निगोशिएशन चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पीयूष गोयल ने कहा कि आप इस तरह के दबाव बनाकर संसदीय जो परंपरा है उसको उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वो दबाव कोई काम नहीं आएगा। यानी अब कल प्रोटेम एक पेपर पढ़ेंगे और स्पीकर के चुनाव के लिए वो घोषणा करेंगे। उसके बाद वहां पर वोटिंग होगा, जाहिर सी बात है वोटिंग होगा, उसके बाद काउंटिंग होगा और घोषणा की जाएगी कौन स्पीकर पद गया है। ये एक शुरुआत है अगले 5 साल का, अगर कह सकते हैं आप, जिस तरह का समीकरण लोकसभा में है, तो ये शुरुआत होगी। अगला अब कहीं ना कहीं ऑपोजिशन और सरकार के बीच में किसी बात पर कंसेंसस नहीं होने वाला है। क्या इस नैरेटिव को विपक्ष आगे नहीं बढ़ाएगा रविंद्र? जो बार बार जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा है और कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि दलित विरोधी मानसिकता, प्रोटेम स्पीकर के समय ही उन्होंने यह बयान दिया था, क्या अब इस नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाएगा विपक्ष? देखिए, प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो विपक्ष कह रहा था और संसदीय कवर करते हो गया है, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर कभी विवाद हुआ हो। प्रोटेम स्पीकर का नाम भी दूसरे दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस बार प्रोटेम स्पीकर को दलित से भी जोड़ा गया और भी कई इस पर मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन उसमें सरकार जिसको चाहती है उसको प्रोटेम स्पीकर और एक परंपरा बनाई है, लेकिन उसको दलित से जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं टोन प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही कांग्रेस ने सेट कर दिया था कि वो INDA गठबंधन का अगुवाई भी करेगा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर, और सरकार को किसी भी मुद्दे पर बख्शेगा नहीं, और ये अगले 5 साल तक चलना है। कांग्रेस की यही रणनीति है। AK वाजपेयी साहब, PS संगमा एकमात्र स्पीकर थे जो अपोजिशन के थे, उनको स्पीकर बनाया गया था। देखिए, संसदीय इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा 26 तारीख को, यानी कि कल स्पीकर चुना जाना। हालांकि नॉमिनेशन आज फाइल हो चुका है। अब सवाल यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने उम्मीदवार आमने सामने हैं। आपको सुनाते हैं राहुल गांधी और पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए,
ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी दल का नहीं होता बल्कि पूरे सदन का होता है। अगर पूरे सदन का होता है के वाजपेयी साहब, तो ये पद अगर आप विपक्ष को दे देते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए एक बात सुनिए ना, पहले सवाल हो रहा है कि स्पीकर का क्या किया जाए। स्पीकर पे ये अगर कंडीशनल सहमति देती है और चुनाव होता है तो ये भी सर्वविदित है कि 294 सीट्स हमारी हैं। हमारी इच्छा से ही स्पीकर चुना गया है और चुना जाएगा कल और जीतेगा भी। मतलब खाम के लिए क्यों इस तरह की बातें करते हैं? देखिए, संविधान का मान सम्मान करने के आप उदाहरण देते हो और संविधान की बात मानते नहीं। 294 लेकिन ए के वाजपेयी साहब जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि पीए संगमा साहब एकमात्र ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जो अपोजिशन के थे। क्या वो परंपरा दोबारा नहीं दोहराई जा सकती? देखिए, परंपराएं बाइंडिंग नहीं होती, प्लीज अंडरस्टैंड, लेकिन संवैधानिक प्रावधान बाइंडिंग होती है। हाँ। वो आपको मान्य है, बाध्य है आपके लिए। और अगर दोनों चीजों को मिक्सअप करके भी चले तो चूंकि हम सदन में 94 हैं, 294 हमारी सीटें हैं, हमने सरकार बनाई है, हमने प्रधानमंत्री की शपथ ली, हमने कैबिनेट बनाया, तो ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने हिसाब से स्पीकर को अपॉइंट करें। लेकिन अगर ये जिद पे अड़ गए, सहमति नहीं बनाते, जबकि कल इन्होंने कोशिश की थी बनाने की और कोशिश भी राजनाथ सिंह जी ने की, उसमें भी इन्होंने कंडीशन लगा दी। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातों पर अड़ा है और पक्ष का यह कहना है, एनडीए का यह कहना है, बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। देखिए, अब स्पीकर पर रण छिड़ चुकी है। अब दो उम्मीदवार है, एनडीए की तरफ से ओम बिरला है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अपनी तरफ से के सुरेश का नाम आगे कर दिया और दोनों उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और यह संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा है, यह संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा है जब स्पीकर को लेकर चुनाव होगा, यानी कि वोट डाले जाएंगे। उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि ओम बिरला होंगे लोकसभा के अध्यक्ष या फिर के सुरेश होंगे। लेकिन अभी जो अंगणित है, जो आंकड़े हैं, वो एनडीए के हक में है। अब सवाल यह है कि अगर एनडीए के सहयोगी दल पाला बदल लेते हैं तो खेल हो सकता है। क्या इसी आधार पर, सुभ्रांश राय, क्या इसी आधार पर विपक्ष ने ताल ठोकी है? देखिए प्रत्युष, कल 11 बजे स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त, कल 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग होगी। यानी कि यह अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कोई भी अपना नाम वापस नहीं लेगा, कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाएगी, इसलिए अब चुनाव होना तय माना जा रहा है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। रविंद्र, यानी कि अब कोई इफ बट नहीं है, क्लियर हो गया। अब वोट के जरिए ही तय होगा कि कौन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। बिल्कुल, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि कल 11 बजे जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो स्पीकर चुनाव के लिए घोषणा करेंगे, क्योंकि आज ही शपथ की जो पूरी प्रक्रिया है वो 6 बजे शाम तक लगभग पूरी हो जाएगी। कल एकमात्र एजेंडा होगा, स्पीकर का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब इसकी घोषणा करेंगे और उसके बाद चुनाव होगा।
लेकिन आप देखिए कि जो रणनीति है वो चाहे बीजेपी की रणनीति हो या कांग्रेस की रणनीति हो, एकदम उन दोनों पार्टियों के अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा है ये मामला। अगर देखा जाए तो बीजेपी को भी लगता है कि स्पीकर को अगर चुनाव होता है तो पूरा एनडीए जो घटक दल है, जहां पर संशय की स्थिति अगर ऑपोजिशन को दिख रही है वो दूर हो जाएगी। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में कांग्रेस को लग रहा है कि हम अगर चुनाव लड़ लेते हैं तो ये भी आईएनडीआई घटक दलों में एकजुटता हो जाएगी और हम उसके नेता बनेंगे, सर्वमान्य नेता बनेंगे। एक और तो सवाल है, एक और सवाल है रविंद्र, जो लोग जानना चाहते हैं और चुनाव कि स्पीकर पर सुबह के वक्त ये खबर आई और जैसा राहुल गांधी का भी बयान सामने आया कि सर्वसम्मति बन गई थी, मामला फंसा डिप्टी स्पीकर को लेकर। तो क्या डिप्टी स्पीकर के लिए एनडीए ने कोई नाम तय कर लिया है? वो नाम कौन होगा? बीजेपी से होगा या फिर एनडीए के घटक दल से होगा? देखिए, जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं तो अब ये तय मान के चला जा सकता है कि कल वोटिंग होगा तो अब डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन के पास नहीं जाएगा, या तो खाली रहेगा जैसे 2019 से 2024 तक रहा है, या फिर इसमें एनडीए घटक दलों के नेता ही कोई होंगे आपको देखने को मिलेगा और टीडीपी का हो सकता है कोई ना कोई। यानी आप कह रहे हैं 2014 16वीं लोकसभा निकाली जा चुकी है, थंबी दुरई वाली स्थिति नहीं आएगी जब थंबी दुरई साहब को बनाया गया था डिप्टी स्पीकर 16वीं लोकसभा में। ठीक है, उस समय एआईडीएमके बीजेपी का हिस्सा थे, एनडीए घटक दल के हिस्सा थे, इसलिए उनको बनाया गया था, वो साथ में थे एनडीए के। और इस बार भी एनडीए घटक दल का ही नेता बनेगा, यानी ऑपोजिशन के पास नहीं जाएगा। ये तय मान के चलिए, अगर किसी को बनेगा तो टीडीपी का ही कोई बड़ा नेता होगा या कोई सांसद होगा, ये भी अब तय हो चुका है। यानी तलवार दोनों तरफ से निकल चुकी है, अब आर पार की है। कल चुनाव होंगे, वोटिंग होगा। यानी एक बात बिल्कुल साफ एकजुटता एनडीए में कि स्पीकर का पद भी एनडीए अपने पास रख रहा है, डिप्टी स्पीकर का पद भी एनडीए अपने पास ही रख रहा है। तो अब ऐसे में राजीव जेटली जी ये बताइए कि क्या इसका समाधान नहीं निकल सकता था कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाता? देखिए, पहले तो आपको इस बात को, और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, के सुरेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो 7 बार के लगातार लोकसभा के सांसद हैं, 7 बार के केरल से आते हैं और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर के लिए इनका नाम आगे किया था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर बी मेहताब बनाए गए थे और उसके बाद कांग्रेस ये चाहती थी कि कम से कम डिप्टी स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम सामने लाया जाए, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। तो अब विपक्ष ने कहा है कि हम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल कर भी दिया और उस वक्त की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। राजीव जेटली जी, इस स्थिति से क्या बचा नहीं जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था। देखिए, आप पहली बार विपक्ष को एक मौका मिला था कि देश में पार्लियामेंट में एक रचनात्मक भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष की इस तरीके की भूमिका ने एक बात साफ कर दी कि ये विश्वास करने लायक विपक्ष नहीं है। हमने तो बार बार बोला था कि एक ऐसी भूमिका निभाइए, रचनात्मक भूमिका, जिससे लोगों को एहसास हो कि आप लोगों में सुधार आया है। सहमति बनने के बाद अगर आप बैकआउट करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि आप ही उसमें शामिल थे, जो जब ओम बिरला जी का नॉमिनेशन हुआ है उसके पहले आप मीटिंग में शामिल थे, तो किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि जिस तरह से विपक्ष की मांग थी उसको लेकर क्या चर्चा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये एक जिद है डिप्टी स्पीकर की। अब के सुरेश जी उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा, और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है, दिखाने के लिए? लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया,
आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी। राजीव जेटली, मतलब सत्र की शुरुआत के कल तीसरा दिन होगा, तीसरे दिन ये शक्ति परीक्षण। नहीं, आपने अभी इनकी बात सुनी क्या? इन्होंने क्या बोला? विपक्ष को जनता ने जितवाया। तो आप सोचिए, जो 3 डिजिट में अभी तक कोई सरकार नहीं पहुंची है, वो अगर अपने आप को जीत लेकर के चल रही है, तो इनका अहंकार, जिसका इल्जाम हम पर लगाया जाता है, उसका अहंकार देखिए किस हद तक जा चुका है। 3 डिजिट में एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के बराबर तो सभी मिलकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके बावजूद ये अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं। शायद इसी भ्रम के अंदर इन्होंने जो है नामांकन भरने की कोशिश करी है, लेकिन ये तो इनके एक स्वभाव के अंदर है कि आपने देखा, इन्होंने लोकसभा के स्पीकर का मजाक बनाया। इन्होंने वक्त वक्त पे आप देखिए, चाहे चीफ जस्टिस भी क्यों ना हो, चीफ जस्टिस के खिलाफ भी उंगली उठाई। तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? क्या इनमें कोई बदलाव आ सकता है? क्या इन लोगों के अंदर कोई सुधार आ सकता है? वो सुधार की गुंजाइश नहीं है, और क्योंकि उस सुधार की गुंजाइश नहीं है, उसकी एक, जिसे कहते हैं, पिक्चर आपको आज देखने को मिल रही है। इनको ये जानकारी है कि हमें ना हमारे पास बहुमत है, ना हमारे पास संख्या है, और ना ही हमारा स्पीकर बनने वाला है। उसके बावजूद इस तरह की गतिविधि, तो इसका मतलब कि रविंद्र, ये बात पहले से ही एनडीए या फिर हम कहें बीजेपी ये तय कर चुकी थी कि अगर कोई उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से आएगा तो फिर ऐसे में वोटिंग होगी, यानी कि सत्र के तीसरे ही दिन हम शक्ति प्रदर्शन देखेंगे सदन के भीतर, किसके पास कितना नंबर। देखिए, बिल्कुल, देखिए, एक बात और, इतिहास में 1925 से 1946 तक 6 बार स्पीकर के लेकर चुनाव हुआ है, लेकिन उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये पहली बार होगा, और जाहिर सी बात शक्ति परीक्षण होगा। बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भी रणनीति को सूट करता है और कांग्रेस की रणनीति को भी सूट करता है। कांग्रेस जानती है कि वो हार जाएगी, लेकिन चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि वो नेतृत्व करना चाहती है। वो जो दिखे, साक्षात दिखे, राहुल गांधी दिखे कि वो नेता हैं जो फ्रंट बेंच पर बैठकर। ऐसे में चुनाव तय है, वोटिंग होगा। 290, 295 अभी लगभग है एनडीए, ये संख्या 300 से ऊपर जाएगी जब वोटिंग होगी तो। और जो INDA गठबंधन 240 से भी नीचे है, ये और थोड़ी नीचे जा सकती कल एक्चुअल वोटिंग होगी तो। लेकिन रणनीति साफ है, राहुल गांधी नेता, सदन के नेता, बाहर में भी नेता, और बीजेपी को भी सूट करता है कि एनडीए पूरा एकजुट। तो रणनीति अब आगे यानी आप ये कह रहे हैं, यानी रविंद्र, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति यहां पर बनाई है, जो बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, ज्यादा दिन तक सरकार की आयु नहीं है, 2 से 3 साल भी गिर सकती है। बीजेपी और एनडीए सत्र के तीसरे दिन ही दिखा देगी कि किसके पास कितना नंबर है। 3 बार हमारी बात, पहली बार चुनाव होने जा रहा है। जी रविंद्र, अपनी बात पूरी करें। देखिए, सदियों पहले चाणक्य ने कहा था कि अपने साथ राजा को अपने साथियों की जो लॉयल्टी है उसको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सियासत में भी देखा जाए, बीजेपी के साथ पूरा एनडीए है, लेकिन पूरा एनडीए एकजुट है, इसको आप कैसे मानेंगे? सरकार में है एनडीए के सभी, लेकिन ऐसे मौके पर ही एनडीए एकजुटता और दिखती है। तो जाहिर सी बात है, अगर चुनाव होते हैं तो एनडीए के जितने वोटर हैं संसद में, और जो पार्टियों को दायित्व मिलेगा कि दूसरे दलों से लेकर अपने साथ आइए। अक्सर हमने पिछले 10 साल में देखा है या पिछले 20 साल में देखा है। तो ऐसे में हर घटक दल
और संख्या लाकर अपनी और भी इमेज बेहतर करेगी अपने अपने घटक दलों में। तो यह रणनीति दोनों को सूट कर रहा है और बेहतर भी है दोनों के लिए कि चुनाव हो, अपने अपने स्ट्रेंथ भी दिखाएं अपने अपने घटक दलों का। लेकिन इससे नुकसान संसद को होगा आने वाले दिनों में, जब हर मुद्दे पर हंगामा होगा, कोई भी बिल आराम से पास नहीं हो पाएगा। जी, और उसका संकेत या इशारा अगर कहें तो वो हमें पहले ही दिख गया। राजीव जेटली जी, अब तो इसका मतलब तय हो गया। ये बात तो है कि आप बहुमत में बीजेपी नहीं है, उनको अपने सहयोगियों की जरूरत है, दरकार है। तो अब 2019 वाली स्थिति तो नहीं होने वाली कि आप डिप्टी स्पीकर का पद आप खाली छोड़ दें। अब आपको डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को देना पड़ेगा। नहीं, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन विषय यहाँ पर ये नहीं, मतलब अभी ये तय नहीं हुआ है कि किसको देना है नहीं देना है, तो फिर सहयोगियों को साथ कैसे लेकर चलेंगे? मान लीजिए किसी का मन मुटाव हो गया, अगर वो खिसक गया, पाला बदल लिया, तो तस्वीर बदल जाएगी। ये एनडीए है, ये एनडीए है। एनडीए का मतलब हमने चुनावों से पूर्व ही हमारा गठबंधन हो चुका था। बात का महत्वाकांक्षी गठबंधन नहीं है। हमारी नीति एक ही है और हमारा नेता भी एक ही है, और हमने जो निर्धारित करना है वो म्यूचुअली करना पड़ता है। हमारे जितने भी गठबंधन के दल हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। मैंने आपसे तीसरी बार ये प्रश्न उठा रहा हूं मैं कि जितनी भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं उतनी सबकी मिलाकर के नहीं है। तो आप ये सोचिए, उसके बाद भी अगर आप इस तरीके का हुड़दंग करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, या कोई थोड़ी सी टीआरपी लेना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे का वजह इस देश की जनता तो नहीं हो सकती है। इस देश की वजह इस बात की वजह केवल इतनी हो सकती है कि ये लोग चाहते हैं कि हम भी लाइमलाइट में बने रहें, और लाइमलाइट में बनने के लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है, चुनाव जीतना पड़ता है। 3 डिजिट। लेकिन राजीव जेटली जी, अगर आप राहुल गांधी के बयान को अगर आप पूरा सुनेंगे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह आए, सबसे उन्होंने बातचीत की, स्पीकर के नाम पर हमने अपनी सहमति दे दी, और डिप्टी स्पीकर पर उन्होंने विपक्षी दलों की बात सुन ली। यानी ये तय करके एनडीए आया था कि हो सकता है कि विपक्षी दल की तरफ से कोई नाम सामने हमें सहमति देनी होगी। उसी वक्त राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं मना कर दिया कि आपको नहीं मिलेगा? चैनल पे हमने देखा कि सहमति बन गई। 24 घंटे में देखिए, खड़गे से 3 बार मुलाकात बातचीत हुई है। राहुल के आरोप पर बोले हैं राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। 24 घंटे में मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार हमारी बातचीत हो चुकी है इस मसले को लेकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर। राहुल के आरोप पर क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जी को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया। आराम से चल लीजिए। वैसे जहाँ तक खड़गे जी अपना सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। तो राजीव जी पहले ही मना कर देते कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलेगा विपक्ष को। देखिए, मैं आपको तीसरी बार चौथी बार इस बात को बोल रहा हूँ, जिस बात को आप बार बार खींचना चाह रहे हैं। मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये बात राहुल गांधी जी को पता है, और मुझे लगता है कई बार वो पार्लियामेंट की मर्यादाओं को भूलते हुए वो सोचते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के हिसाब से, जिससे माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। जी न्यूज़।